आज जिस एरा में हम रह रहे हैं इसके लिए खास तौर पर जो 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन हुआ है उसके बाद से एक वेव आई है जिसे कहा जाता है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स या पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स। पॉपुलिस्ट सेंटीमेंट पर होता है हम आएंगे इतनी नौकरियां देंगे, आएंगे लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, आएंगे करप्शन को खत्म करेंगे। ये पूरा आप देख लें, मैंने इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की के अंदर तैयब अर्दवान इसका इजहार है। जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं वहां लॉन्ग टर्म बुनियादों पर इकोनॉमिक सूरत हाल बेहतर होती दिखाई नहीं देती। अभी तक हम नहीं कह सकते कि किसी पॉपुलिस्ट लीडर ने सही तौर पर जो बातें की हो, नारे लगाए हो, उनके तहत मसाइल भी हल कर दिखाई। पाकिस्तान को अगर एक ऑनेस्ट, फेयर, फ्री इलेक्शन मिलता है तो इस डायनामिक्स का, हमें इस बदलती डायनामिक्स का भरपूर इजहार देखने को मिल सकता है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट ना होते हुए इंटरवीन करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका की पॉलिटिक्स को जरा सा भी समझने वाला बंदा ये वाली बात कर सकता है। खातिन हज़रात, वेलकम अगेन टू रियलिटी बाइट्स विद समीर अहमद। आज हमारे मेहमान जनाब उमर जावेद हैं। जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, अपना पॉडकास्ट करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद के नाम से। एक बहुत बड़े चैनल से भी मुंसलिक हैं, साथ साथ मौर्रिख भी हैं और तारीख के तालिब इल्म भी हैं। हमारा जो गुफ्तगू का मौजू है वो पीटीआई फिनोमिना, इमरान खान का कल्ट, इमरान खान का राइज है। हमने पिछले प्रोग्राम में, पिछले एपिसोड में उनके माजी पर बात की कि पीटीआई शुरू कैसे होती है 1990 की दिहाई में, और हमने ये गुफ्तगू भी की कि 2010 की दिहाई में कैसे इसको पजीराई मिलती है और ये मेन स्ट्रीम की तीसरी या दूसरी और फिर बिल आखिर पहली कुव्वत के तौर पर हमारे सामने उभरती है। साथ साथ हमने पीटीआई की जो डेमोग्राफिक बेस है, उनकी जो इलेक्टोरल बेस है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू की। अम, उमर, मेरा आपसे अगला सवाल अब ये है कि इमरान खान को अक्सर एक पॉपुलिस्ट सियासतदान भी कहा जाता है। तो आप ये बताइए कि पॉपुलिज्म क्या होता है, पॉपुलिस्ट सियासतदान क्या होते हैं, और इमरान खान को हम दीगर पॉपुलिस्ट सियासतदानों से उनका मुआवजा कैसे कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, दुनिया के अंदर ना कई होती हैं ग्लोबल वेव्स, जिनको हम कहते हैं ग्लोबल वेव्स यानी आलमी लहर, जिनका असर एक किसी एक मुल्क या दो मुल्कों पर नहीं बल्कि दुनिया के अक्सर इलाकों में, अक्सर ममालिक में हो रहा होता है। ये हर दौर का में होता है। जैसे 1960s और 70s में सोशलिज्म का दौर था, तो आप याद करेंगे पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो सोशलिज्म की बात करते थे, इंडिया में नेहरू इंदिरा गांधी सोशलिज्म की बात करते थे, बांग्लादेश में शेख मुजीब सोशलिज्म की बात करते थे, मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर सोशलिज्म की बात करते थे, कजाफी सोशलिज्म की बात करते थे। यानी वो सोशलिस्ट इरा था 60s और 70s का। आज जिस इरा में हम रह रहे हैं इसके लिए खास तौर पर जो 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन हुआ है ग्लोबल लेवल पर, जिसने बहुत बड़े एक उस वक्त पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम को डेंट डाला है 2008 में, जब अमेरिका के बड़े बड़े बैंक जो हैं वो डूब गए थे, लीमैन ब्रदर्स जैसे, और बहुत वर्स्ट रिसेशन था। उसके बाद से एक वेव आई है जिसे कहा जाता है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स या पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स। अब ये एक ग्लोबल वेव है। ये पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स है क्या? ये रवायती तौर पर ना तो लेफ्ट की है, लेफ्ट से मुराद ना ये सोशलिस्ट नारे लगाती है सिर्फ, ना ये लिबरल नारे लगाती है, ना ये राइट विंग की बात करती है। राइट विंग से मुराद के सिर्फ मजहब की बात करना या सिर्फ एक नस्ल की बात करना। ये पॉपुलिज्म असल में एक तरह की पोटपुरी है। इस पोटपुरी के अंदर नेशनलिज्म भी है, इसमें किसी हद तक सोशलिज्म का तड़का भी है, इसमें करप्शन के खिलाफ भी बात है, इसमें लूटी हुई दौलत वापस देने की बात भी है, इसमें यह भी है कि हमारी माशी नाकामियों का जिम्मेदार फलां मुल्क है या फलां नस्ल है, वो भी है। इसके अंदर कई जगहों के अंदर मजहबी टच भी जिसको कहा जाता है वो भी है। तो ये आज का जो दौर है ना, हम इर्द गिर्द देखें वर्ल्ड के अंदर, ये पॉपुलिस्ट दौर है। इस पॉपुलिज्म का इजहार ट्रंप की सूरत में 2016 में सामने आता है, 2016 से 20, और अब एक मरतबा फिर जिस तरीके से ट्रंप जीते हैं, जिस तरीके से यूरोप के अंदर अभी, इंग्लैंड के अंदर कुछ अर्सा पहले तक बोरिस जॉनसन की हुकूमत थी, इंग्लैंड के अंदर यूके इंडिपेंडेंट पार्टी का उभार है, जर्मनी के अंदर जिस तरीके से जो हिटलर की नाम नेवा अल्टरनेट फॉर जर्मन पार्टी है, वो जिस तरीके से काफी वोट हासिल करती है, अक्सरियत नहीं लेकिन काफी वोट हासिल करती है। फ्रांस के अंदर ऐसी पार्टी का उभार होता है। हमारे पड़ोस में आप देख लें, इंडिया में मोदी इसका एक इजहार है। इंडिया के अंदर आप पार्टी भी जब बनी अरविंद केजरीवाल की, जिनकी अभी दिल्ली और पंजाब में हुकूमत भी है, वो भी इसका एक इजहार है। और पाकिस्तान में इसका इजहार है इमरान खान।
एक तरीके इंसाफ। ये होता ये है कि जब लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज से तंग आ जाते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर रही होती, इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, जॉब के इश्यूज होते हैं, करप्शन के इश्यूज होते हैं, बैड गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं, तो फिर ऐसी पार्टीज उठती हैं और ये बजाय ये कहने के जी हम लेफ्ट के हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम राइट विंगर हैं, हम एंटी सोशल, ऐसी बात नहीं करती। ये पॉपुलिस्ट सेंटीमेंट को, इनका इनका जो नब्ज पे हाथ होता है पॉपुलिस्ट सेंटीमेंट पे होता है। हम आएंगे इतनी नौकरियां देंगे, आएंगे लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, आएंगे करप्शन को खत्म करेंगे। ये पूरा आप देख लें, मैंने इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की के अंदर तैयब अर्दवान इसका इजहार है, ठीक है, इसराइल के अंदर नेतन्याहू इसका इजहार है। ये पूरा एक ना पॉपुलिज्म का आज का अहद है। अब इसमें हम पाकिस्तान में आते हैं। जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में बात की कि 2013 के इलेक्शंस तक और खास तौर पर 2013 और 18 तक तो ये वाजे हो गया था कि पाकिस्तान के जो वोटर्स की अक्सरियत थी वो दोनों मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से तंग आ चुकी थी। इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास का उभार हो रहा था, मिडिल क्लास मांगता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पुरानी अलीट उस तरह जगह देने को तैयार नहीं होती। अगर आप गौर करें ना, मुस्लिम लीग नून को हम क्यों विरासती जमात कहते हैं या पीपल्स पार्टी को, क्योंकि ये पुरानी अलीट्स हैं जो नए तबकात को आसानी से, नए उठते हुए सेगमेंट्स को आसानी से अपने साथ एडजस्ट नहीं करती। करती भी हैं तो बिल्कुल ही जो उनके माउथ पीस हो जाते हैं उनको करती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मांगती हैं, ये ऑनेस्टी मांगती हैं, ये मांगती हैं कि यार हम अगर टैक्स देते हैं तो फिर हमें कई बुनियादी सहूलत भी चाहिए। ये सवाल करती हैं कि यार हमारे अलीट के जो बेटे हैं उनके कारोबार इंग्लैंड में क्यों है यार, हमारे वजीर खजाना, हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बेटों के कारोबार दुबई में क्यों है यार, ऐसा क्यों है? इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के भतीजों के, साबिक प्राइम मिनिस्टर के बेटों के कारोबार इंग्लैंड में क्यों है यार, उनमें ऐसा क्या है? वो इंग्लैंड बैठे हुए हैं और हम यहाँ जॉब्स कर रहे हैं, तनख्वाह बाद में आती है, टैक्स पहले कटता है। ये वो तबका होता है, ये वो क्लास होता है जिसके सेंटीमेंट को पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन समझता है, जानता है। जिस तरह पाकिस्तान में पीटीआई ने समझा या इमरान खान ने समझा, अमेरिका के अंदर ट्रंप ने समझा, तुर्की में तैयब अर्दवान ने समझा, इंडिया में मोदी ने समझा। ये वो पॉपुलिस्ट सेंटीमेंट है असल में। इस वजह से इमरान खान को जो इंटरनेशनल कई जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो इस कैटेगरी के अंदर। अच्छा, यानी पॉपुलिज्म एक तर्ज सियासत है कि जिसके अंदर लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात या उनकी शिकायत होती हैं उनको सेंटर स्टेज दिया जाता है, उनको उभारा जाता है। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात उनके जज्बात को भड़काया भी जाता है, इसके अंदर प्रेजुडिस बिल्कुल। का भी इस्तेमाल होता है। और लेकिन ये जितने भी पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं ये मकबूल बहुत होते हैं अपने अपने जी। सोसाइटीज़ के अंदर। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पॉपुलिस्ट लीडर्स जो होते हैं वो लोगों के फियर, उनकी इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और चंद ओवर सिंपलिस्टिक नारे उनको दे देते हैं कि इनसे मसले हल हो जाएंगे? कि ट्रंप का नारा कि हम दीवार बना देंगे मैक्सिको के बॉर्डर से तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, या इमरान खान का नारा कि हम आएंगे तो बाहर से सारी लूटी हुई दौलत वापस ले आएंगे, तो वो 4 साढ़े 4 साल में तो कुछ भी वापस नहीं आया ना। तो क्या आप इसे इत्तेफाक करेंगे कि इनके अक्सर रिटोरिकल स्ट्रैटेजी ज्यादा होती है, यानी लफाजी ज्यादा होती है, सब्सटेंस पॉपुलिज्म के अंदर या पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स में बड़ा कम ही निकलता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बल्कि आपने बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब एलेबोरेट कर दिया पॉपुलिज्म को। बिल्कुल ऐसे ही होता है। यही वजह, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी ट्रम्प की, कि ट्रम्प जब कहते हैं मैं 1 करोड़ 10 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दूंगा हमारे मसले हल हो जाएंगे, चाइना पे टैरिफ बढ़ा दूंगा मसले हल हो जाएंगे, मोदी ये कहता है मैं स्विस अकाउंट से लूटा हुआ कांग्रेस दौर का पैसा ले आऊंगा। ये बिल्कुल आप सही करें। इसीलिए हमें किसी भी जो जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं वहां लॉन्ग टर्म बुनियादों पर इकोनॉमिक सूरत हाल बेहतर होती दिखाई नहीं देती। अवाम का वक्ती रिएक्शन तो निकल आता है, वक्ती तौर पर वो वोटिंग हो जाती है, वो लीडर आ जाता है, वो नारे भी और सारा। लेकिन अगर आप किसी का रिजल्ट देखें ना कि यार उसका रिजल्ट भी इस तरह पॉजिटिव आ रहा है और वहां वाकई इस तरह के इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं, फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। यही वजह है दुनिया भर के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर लोग इसीलिए अब कई पढ़े लिखे लोग सियासत से ही दूर होते जा रहे हैं जब वो देखते हैं कि यार हर तरफ नाउमीदी है। तो बिल्कुल आपने सही एलोबरेट किया। अभी तक हम नहीं कह सकते कि किसी पॉपुलिस्ट लीडर ने सही तौर पर जो बातें की हो, नारे लगाए हो, उनके तहत मसाइल भी हल कर कर दिखाए हो। ये बिल्कुल आप सही बात कर। ठीक।
अब हम आगे चलते हैं उमर। हमने बहुत से पहलू देखे पीटीआई के राइज में और उनकी जो मौजूदा सूरत हाल है। अब मुझे आप ये बताइए कि 2010 की दिहाई के बाद आपने खुद भी अपनी गुफ्तगू में कहा, पिछले एपिसोड में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का एक कनेक्शन डेवलप हो गया पीटीआई के साथ, जब उन्होंने देखा कि पीटीआई बहुत मकबूल हो रही है। तो जब पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बना लेती है और उनकी मदद से ही ताकत में आती है या ताकत के ऐवानों तक पहुंचती है, तो फिर उसके दौर में फिर आपने करप्शन का भी जिक्र कर दिया कि उनके दौर में भी पंजाब में बड़ी बुरी सूरत हाल थी, केपीके में बुरी सूरत हाल थी। तो फिर क्या पीटीआई पावर में आने के बाद बाकी तमाम सियासी जमातों की तरह बन जाती है? यानी कि आज आप पीटीआई का मुआवजा बाकी सियासी जमातों से कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब तो खुद डॉक्टर साहब इमरान खान ने दे रखा है। इमरान खान अपनी बहुत बड़ी गलती मानते हैं 2018 के बाद इत्तेहादियों की मदद से पावर में आने की। ये वो खुद मानते हैं, बार बार ये बात करते हैं कि 2018 में मेरे पास खुद मेजोरिटी नहीं थी और गलती की पीटीआई ने, मुस्लिम लीग काफ को साथ मिलाकर, ये एमकेएम को साथ मिलाकर, बाप पार्टी को साथ मिलाकर, इन पार्टीज को साथ मिलाना बहुत बड़ी खुद गलती मानते हैं। और प्लस ये कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें अगर आप देखें तो वो अच्छी भली तादाद में अर्बन एरियाज के अलावा जो अक्सर रूरल एरियाज थे जहां पाकिस्तान की अक्सर सीटों का फैसला होता है, अक्सर यानी जहां ज्यादा जहां वोट होता है दही इलाकों में, वहां पर पीटीआई ने इलेक्टेबल्स का ही सहारा लिया था। ये 2018 की मैं बात करूं, अब सूरत हाल बदली है, 2024 में सूरत हाल काफी ज्यादा बदली है। 2018 में कई जगहों पर पुराने इलेक्टेबल्स का सहारा लेकर हुकूमत बनाई गई थी। उस्मान बुज़दार भी तो इलेक्टेबल ही था ना यार। उस्मान बुज़दार भी पहले जो है वो किस किन जमातों में रहे हम सब जानते हैं। इलेक्टेबल्स की मदद से वो आए। 2024 के इलेक्शंस ने डायनामिक्स को काफी ज्यादा चेंज किया, क्योंकि ये ख्याल था कि निशान छिन जाने के बाद, ये पीटीआई का सिंबल बैट का जो निशान था ये छिन जाने के बाद और पीटीआई को टफ टाइम देने के बाद, पीटीआई न्यूट्रल लोग कह रहे थे, एंटी पीटीआई या प्रो पीटीआई न्यूट्रल लोग कह रहे थे यार ये 20 से 25 सीटें भी निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है यार इन हालात में ना, जब फरवरी में इलेक्शन हुए। लेकिन आपके सामने जिस तरह इन्होंने सबसे ज्यादा सीटें ली और फिर वो इलेक्शन के अंदर भी फॉर्म 45 47 पर भी खैर बहुत सी बातें, उसके बावजूद बड़ी पार्टी बनी। तो अब डायनामिक्स चेंज हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि यूथ बल्ज है पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहां यूथ, जहां नौजवान, जहां ये तबका बड़ी तादाद में आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वोटिंग की सूरत में वोट करना चाहता है। ये वही जिसने हमने पहले ही बात की थी, बरादरिज्म की बुनियाद पर नहीं सोचता, सेक्टेरियल लाइन पर सिर्फ नहीं सोच रहा, पेट्रोनिज की बुनियाद पर सिर्फ नहीं सोच रहा, ये इन बुनियादों पर सोच रहा है। डायनामिक्स काफी ज्यादा बदल रही हैं। पाकिस्तान को अगर एक ऑनेस्ट फेयर फ्री इलेक्शन मिलता है तो इस डायनामिक्स का, हमें इस बदलती डायनामिक्स का भरपूर इजहार देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसरेलमेंट है। आप भी यहाँ रहते हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, पुराने सियासतदानों से, पुरानी सियासी जमातों से, खास तौर पर जो अर्बन एरिया के लोग हैं, अर्बन एरियाज के वोटर हैं, वो बहुत ज्यादा डिसरेलमेंट का शिकार। हम्म, सही। अच्छा उमर, अब आगे बढ़ते हैं। और इस सवाल में मैं आपका तज्जिया तो चाहूंगा ही, लेकिन साथ साथ अगर आप कोई हमें इनसाइडर न्यूज़ ऐसी दे सकें जो बतौर सहाफ़ी आप तक पहुंची हो। और सवाल ये है कि 9 मई, इस दिन वो जो वाकयात हमने अपनी स्क्रीन्स पे देखे हैं, जिनकी वीडियोस अभी भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, कि कोर्ट कमांडर हाउस के ऊपर धावा बोला जा रहा है और मिलिट्री के सिंबल्स पे अटैक हो रहा है। तो कुछ बताइए अगर आपके पास इनसाइडर न्यूज़ है कि आखिर 9 मई कैसे हुआ। इसमें डॉक्टर साहब मैं पहले से एक वजाहत कर दूं, मैं एक्चुअली बुनियादी तौर पर रिपोर्टिंग या रिपोर्टर या उस बैकग्राउंड का नहीं, मैं रिसर्च से रिलेटेड वाबस्ता हूँ। तो रिसर्च का ही ज्यादा मैं इस तरह करके आपको जो है बता सकता हूँ। देखिए ये वाकया तो नो डाउट आप ये कहना कि उसमें बिल्कुल ही वो पीटीआई नहीं थी जी, गेम प्लान था और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप नाम दिया जाता है, ऐसा तो नहीं था। लेकिन इसमें पीटीआई के जो कई कारकुन थे, नीचे वर्कर थे, जिनको हम कह सकते हैं ज्यादा शोर नहीं था, वो उन्होंने बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर ली। यानी ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, बल्कि कई इस तरह लोग, हम उस वक्त जब इंटरेक्शन होता था, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये नहीं कहा था यार कि आप ये वाली हरकत करें। डॉक्टर यास्मीन ने नहीं कहा था कि अंदर घुस जाए कोर कमांडर हाउस के, फिर जो कुछ हुआ वो आपने देखा जिस तरीके से। ये नहीं कहा था कि अंदर घुसकर आप ये करें या
आप खुदा ना खास्ता जो है वो शोहदा की यादगारों को नुकसान चला शुरू कर दें। ये बात पीटीआई के मेन स्ट्रीम लीडरशिप की तरफ से नहीं कही गई थी। हम्म। उनकी तरफ से ये कहा गया कि यार हम एहतजाज करेंगे कोर कमांडर हाउस के बाहर, पिंडी में जीएचक्यू के बाहर, या बाकी जगहों पर जो है वो छावनियों में एहतजाज होगा। ये जो हो गया ना, बात बढ़ गई और आगे फिर वो शोहदा की यादगारों पर और हाउस कोर कमांडर हाउस के अंदर चले जाना, फिर जिस तरह के वाकयात हुए, ये वाजे तौर पर लग रहा था जैसे मामला पीटीआई की लीडरशिप की कंट्रोल से बाहर निकल गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तो वीडियोस पड़ी हैं, उसमें तो कोई जरूरत नहीं किसी रिपोर्टर की या किसी से पूछने की। वो तो खुद उधर उस टाइम कह रही है कि अंदर ना जाएं, बाहर ही जो है वो एहतजाज करें। तो ये ऐसा है कि कई दफा जो है वो मामलात लीडरशिप के हाथ से निकल जाते हैं। तो 9 मई का वाकया जो था, लीडर जिस तरह चाह रहे थे उनके हाथ से मामलात निकल गए, आगे आगे चले गए। और फिर ये सब अफसोसनाक मंजर देखने में आए, जिसको आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। ये मुकम्मल तौर पर हम कॉन्स्पिरेसी नहीं कह सकते कि लीडर्स ने ये कहा होगा कि कहा था कि जी अंदर घुस जाओ और ऐसे करो, तबाही करो, वैसे करो। ऐसा कतई तौर पर जो है नहीं है। ये नीचे कारकुनों की तरफ से जो है वो ज्यादा जरा ये मामला खराब हो गया, गड़बड़ हो गया। अच्छा, आपके नजदीक ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हम इसको कह लेते हैं कि ये सारा कंट्रोल्ड या प्री प्लान्ड नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आजकल जो गुफ्तगू हो रही है पीटीआई को लेके, उसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है अमेरिका के हालिया इंतखाब से। हम ही जानते हैं कि रिपब्लिकन्स वापस ताकत में आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। और शुरू में बाज पीटीआई के हलकों की तरफ से ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनका एक जाती ताल्लुक है इमरान खान से, वो उनको जाती तौर पे पसंद करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक मैवरिक सियासतदान है, वो रिवायती सियासत नहीं करते, तो वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए शायद इतना मूव नहीं करते जितना वो जाती ताल्लुकात के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ तक कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और उनका अपना जो फॉरेन ऑफिस है, वो भी बाज़-औक़ात उनसे खुश नहीं होता कि ऑपरेट किस तरह करते हैं। तो अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं, तो क्या आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का कोई किरदार इमरान खान को रिहा कराने में? जो सब डोनाल्ड ट्रंप का किरदार तभी वो कोई किरदार निभाएंगे अगर उन्हें पाकिस्तान से कोई मतलब होगा। तो वो अमेरिका में है ना, देयर इज नो फ्री लंच का तस्वर जो है वो, अगर उनको पाकिस्तान से कोई किसी किस्म का कुछ इंटरेस्ट चाहिए हुआ स्ट्रेटजिक हवाले से, अड़ोस पड़ोस के हवाले से, तब तो ट्रंप से हमें तो नजर आ जाती है। वरना अमेरिका ने किरदार अदा किया कब कब है। हालिया दो तीन मिसालें देख लें यार, अभी से मुराद कुछ अर्से पहले की दो तीन मिसालें देख लें। बड़ा मशहूर एनआरओ माना जाता है 2007 में मुशर्रफ और बेनजीर का। अब उस वक्त की जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी बुश दौर की, कोंडोलीजा राइस, उन्होंने अपनी किताब नो हायर ऑनर में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि किस तरीके से हमने बेनजीर और मुशर्रफ का आपस में माहदा कराने की कोशिश की, क्योंकि हमें पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में चाहिए था। वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान लड़ा था, हमें वहां पर एक पॉपुलर चेहरा चाहिए था बेनजीर का, और ऊपर मुशर्रफ जो कमांड कर रहे थे। यानी अमेरिका ने अपने मुफाद में एनआरओ करवाया पीयूष पार्टी और मुशर्रफ का। खुद कुलंदर राइस ने लिखी है किताब, मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। उससे पहले आप देख लें, जब नवाज शरीफ जलावतन हुए 2000 में, आप बिल क्लिंटन की किताब का हवाला देख लें, उसमें तो दुनिया भर के बारे में उन्होंने लिखा है। पाकिस्तान के बारे में उनका देख लें आप, क्लिंटन लिखते हैं माई लाइफ, किताब का नाम है माई लाइफ, रिटायरमेंट के बाद लिखी क्लिंटन ने। उसमें वो लिखते हैं कि 2000 में वो इंडिया गए, बड़ा उन्होंने तफसीली दौरा किया, फिर उन्होंने पाकिस्तान भी आना था, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि फौजी हुक्मरानी थी, मुशर्रफ था फौजी रूलर, तो मेरा बड़ा कंट्रोवर्शियल विजिट था। लेकिन वो लिखते हैं मैंने चंद घंटों के लिए पाकिस्तान जाना इसलिए समझा, एक तो पाकिस्तान से अलकायदा के खिलाफ कुछ हमायत लूं, और दूसरा मुशर्रफ को कहूं कि नवाज शरीफ को एग्जीक्यूट ना करें। ये क्लिंटन के अल्फाज हैं माई लाइफ किताब के अंदर, कि मुशर्रफ को कहूं कि नवाज शरीफ को एग्जीक्यूट ना करें। उससे पहले ही बहुत सी मिसालें हैं, अब अयूब दौर में या उसके बाद भुट्टो दौर में। अमेरिका सिर्फ तब मुदाखलत करता है जब उसको होता है कि यार पाकिस्तान से अब मेरा ये वाला इंटरेस्ट है, मैंने वो वाला इंटरेस्ट लेना है। ट्रंप को भी मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में रख लूं। आप ट्रंप का दौर देख लें ना, 2016 से 2020 तक का दौर देख लें। ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान $300 मिलियन की इमदाद कट कर दी थी। ट्रंप के ट्वीट्स आपको आज ही मिल जाएंगे जो उसने पाकिस्तान के बड़े हैं, बड़ी नाजेबा जबान इस्तेमाल की। ये जो इमरान खान से मुलाकात की बात की जाती है, 2019 की बात की जाती है, फेस टू फेस मुलाकात हुई ट्रंप की। याद रखिए उस टाइम ट्रंप का मुफाद था, ट्रंप अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा था, उसको पाकिस्तान का ताउन चाहिए था। अफवाज अफगानिस्तान से वो बाहर निकालने पर पूरा प्रोग्राम शुरू हो चुका था, और पाकिस्तान की हमायत चाहता था कि यार हम फौजें वहां से निकाल रहे हैं, हमारे साथ ताउन करें।
इस कॉन्टेक्स्ट में वो मुलाकात हुई थी इमरान खान की ट्रंप की। अमेरिका सिर्फ अपने मुफाद का है। मैंने आपको हालिया मिसालें दे दी, ओबामा दौर की मिसालें हैं, उससे पहले अगर हम कोल्ड वॉर में चले जाएं तो निक्सन दौर की मिसालें हैं, कैनेडी दौर, सब मिसालें मिल जाती हैं। अमेरिका सिर्फ देखता है अमेरिकन मुफादात को, चाहे ट्रंप होगा, चाहे निक्सन होगा, चाहे क्लिंटन होगा, चाहे कोई और होगा। तो ये बात बहुत सादा है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट ना होते हुए इंटरवीन करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका की पॉलिटिक्स को जरा सा भी समझने वाला बंदा ये वाली बात कर सकता वेरी अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। उमर, अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं इस एपिसोड के, तो कुछ सवाल हम पीटीआई के मुस्तकबिल के बारे में सामने रखते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या आने वाले महीनों में या साल में इमरान खान पाबंदे सलासल ही रहेंगे, या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कोई ना कोई डील या कोई ना कोई मुआहदा होने जा रहा है? है। आपके सवाल के लिए मेरी नजरें लगी हुई हैं 24 नवंबर। 24 नवंबर से पहले ही हमारा ये आपका पॉडकास्ट देखा जा रहा होगा, यकीनन तब 24 नवंबर नहीं होगी। 24 नवंबर को यह फैसला होना है डॉक्टर साहब, सही तौर पर, कि पीटीआई का अगले चंद माह तक क्या मुस्तकबल है, इमरान खान का अगले चंद माह तक क्या मुस्तकबल है। जिस तरह इमरान खान ने फाइनल फाइनल का लफ्ज यूज किया है कि अब फाइनल कॉल है 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च की। अगर तो ये किसी हद तक कामयाब हो गए, यानी अपने जिस तरह की डिजायर है कि लाखों लोग आ जाएं शहर शहर से, लाखों लोग, उस तरह ना भी हो, हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों लोग भी शहरों से इस्लामाबाद की तरफ चलना शुरू हो गए। 24 नवंबर ने बहुत कुछ तय करना है कि किस तरह का स्ट्रीट रिस्पांस देती है, किस तरह का जो ये पीटीआई के स्ट्रांग होल्ड, केपी के से तो खैर होएगा होगा, लेकिन ये लाहौर, सेंट्रल पंजाब, रावलपिंडी, यहाँ से किस तरह का रिस्पांस आता है, ये सारा डिपेंड करेगा उस रिस्पांस पर। क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि अगर आप लॉन्ग मार्च के जरिए, आप जलसे जुलूस के जरिए अपनी पावर दिखा दें, तो फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट भी लचक दिखाती है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। 1993 में बेनजीर का लॉन्ग मार्च का थ्रेट याद कीजिएगा। 1992 में बेनजीर नवाज शरीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च की बात करी थी। 93 में वो बहुत आगे बढ़कर लॉन्ग मार्च की बात कर रही थी, तो जनरल वहीद काकर ने इंटरवीन किया और नवाज शरीफ को अस्तीफा दिलवा दिया गुलाम इसा खान के साथ। 2009 में आप याद करें, नवाज शरीफ जिस तरह अवाम की मदद से बाहर, लाहौर से बाहर निकले थे, तो भी गुजरांवाले ही पहुंचे थे तो जनरल कैनिस साहब का कॉल आ गया था जी कि हम जज बहाल करा देते हैं, आप इस्लामाबाद तक ना पहुंचे। 2016 में पीटीआई के शहरों के लॉकडाउन को याद कीजिए, लॉकडाउन का इशू चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा को टेकअप किया। उन्होंने कहा जी आप सड़कों पर ना करें, हम अदालत को इस मामले को देख लेते हैं, पनामा को। तो बात करने का मकसद ये है कि स्ट्रीट पावर जो होती है, स्ट्रीट एजिटेशन जो होता है, ये बहुत डिटरमिन करता है। अगर तो ये नाकाम रहा, फिर तो मैं आपसे दावे से कहता हूं कि अगले चंद महीनों तक कोई मुस्तकबल नहीं बानी पीटीआई की रहाई का, या पीटीआई का इटसेल्फ कोई मुस्तकबल नहीं। लेकिन अगर ये किसी हद तक कामयाब रहता है, तो हमें मुल्की मंजरनामा तब्दील होता दिखाई देगा। ये 24 नवंबर से मशरूत है आपका जो ये बहुत अहम सवाल। ठीक। आज की नशिस्त का आखिरी सवाल उमर आपसे ये है कि पीटीआई को क्या हम वन मैन शो कहें? इमरान खान के बाद इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। ये आपका एक पूरा टॉपिक विरासती सियासत के हवाले से बनता है, क्योंकि बिटर रियलिटी यही है पाकिस्तान की, इंडिया या साउथ एशिया के रीजन की, कि यहाँ पर सियासी जमातें जो बचती हैं उसमें डायनेस्टी का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। चाहे इंडिया में कांग्रेस पार्टी बची हुई है, नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, अब वहाँ राहुल हैं। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान, फिर शेख हसीना, खालिदा जिया के जो हस्बैंड थे जियाउर रहमान। पाकिस्तान में भुट्टो, आप सब, जब बेनजीर, बिलावल, नवाज शरीफ, मरियम। इमरान खान की पार्टी में ऐसी डायनेस्टी नजर नहीं आ रही। कहा जा रहा था कई हल्कों की तरफ से या बुशरा बीबी आगे आएंगी या अलीमा खान आगे आएंगी, लेकिन खुद इमरान खान की तरफ से ऐसा हमें कोई इंडिकेट नजर नहीं आ रहा। तो ये असल में अब देखना होगा सब कॉन्टिनेंट और साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसी पार्टी का मुस्तकबल क्या होता है जो डायनेस्टी पर इंसार नहीं कर रही, जो विरासत पर इंसार नहीं करी। वरना बड़ी सियासी जमातें यहाँ विरासतों से बचती आई हैं, ये हमने देखा है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इमरान खान के बाद पीटीआई का क्या मुस्तकबल होगा, अगर तो अलीमा खान या बुशरा बीबी एक्टिव ना हुई तो। यानी ये फिर हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। उमर जावेद, आपकी वर्चुअल तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आई एम ऑनर्ड।